सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जो कि है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। शायद ही मेरी तरीके से कोई आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का क्विक रिवीजन एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाया होगा। और ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होने वाली है माउथ से, मतलब कि बक्कल कैविटी से, और ख़त्म हो जाएगी एनएस पे। सो अपने सब्र की पेटी बांध लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है शहला दिलकश और मैं आपके लिए लेके आती हूँ बायोलॉजी टिप, ट्रिक्स एंड टॉपिक। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेजर कंपोनेंट होता है फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सो फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स देता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए टिश्यू का। सो वाटर जो हम लोग पीते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में। सो उसका ब्रेकडाउन और उसका कन्वर्ट होना सिंपल सब्सटेंस में बहुत ज़रूरी है। सो सवाल ये है कि डाइजेशन है क्या। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो मैकेनिकल भी होता है और बायोकेमिकल भी होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो बिगेन होता है एंटेरियर माउथ से, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में भी बोली, और पोस्टेरियरली एनएस से। सो माउथ जब खुलता है तो हम लोग ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में पहुंचते हैं। सो ओरल कैविटी में जो होता है दो चीज़ें पाई जाती है, पहला टीथ और दूसरा टंग। सबसे पहले टीथ जो होता है वो थीकोडोंट होता है, डायफायोडोंट होता है एंड हेट्रोडोंट होता है। सो थीकोडोंट क्या होता है कि हमारा जो टीथ होता है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में इम्बेडेड होता है, उसे हम कहते हैं थीकोडोंट। सो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दो सेट्स ऑफ टीथ को फॉर्म करते हैं अपने लाइफ टाइम में। पहला टेम्पोररी होता है या फिर डेसिडियस टीथ होता है जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट एडल्ट टीथ से। सो इसे हम कहते हैं डायफायोडेंट। तो एक अडल्ट ह्यूमन बींग के पास 32 परमानेंट टीथ होता है जो कि 4 डिफरेंट तरह के टीथ से बना होता है, जिसे कि हम नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कहते हैं। सो इस पैटर्न को हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं। सो अरेंजमेंट क्या होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर का 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। सो ये हार्ड च्यूइंग सरफेस जो होता है टीथ का वो बना होता है इनेमल का, जो कि हेल्प करता है फूड को मैस्टिकेट करने में। सो उसके बाद बात होती है दूसरे ऑर्गन की जो कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है, वो है टंग। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड होता है फ्रीनोलम से। सो इसका जो अपर सरफेस होता है टंग का, वो उसमें कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे कि हम पैपिली कहते हैं, और पैपिली जो होता है वो टेस्ट बर्ड को बियर करता है। सो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है टंग के बारे में कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टंग का यूज करते हैं और फिर भी वो कभी नहीं थकता है। सिर्फ लड़कियों का तो और भी ज़्यादा। इसके बाद ऑरल कैविटी ख़त्म हो जाता है। सो ऑरल कैविटी से आगे होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन होता है फूड और एयर के लिए। एसोफेगस एंड ट्रैकिया। सो ट्रैकिया तो विंड पाइप वाला आ जाता है, सो वो डाइजेशन का हिस्सा नहीं है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। फेरिंग्स के बाद एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जिसे कि हम इपीग्लोटिस कहते हैं। वो क्या करता है कि ग्लोटिस में, मतलब कि विंड पाइप में, फूड की एंट्री से रोकता है जब हम लोग खाना निगलते हैं या सॉलो करते हैं। उसके बाद क्या है, इसोफेगस। एक इसोफेगस है थिन लॉन्ग ट्यूब टाइप का होता है, एक्सटेंड करता है पोस्टेरियरली फ्रॉम नेक से होते हुए थॉरिक्स तक और थॉरिक्स से डायफ्राम तक, और ये कहाँ पहुँचाता है, एक जे से बैक, जिसे कि हम कहते हैं स्टमक। एसोफेगस एंड स्टमक के बीच का जो ओपनिंग होता है उसे रेगुलेट करता है एक इंस्फिंक्टर, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल। स्टमक जो होता है वो लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। सो इसका 4 मेजर पार्ट होता है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ये फिगर है इसका, फंडिक रीजन, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ईसोफेगस जिस पोर्शन में ओपन होता है वो होता है कार्डियक, और पाइलोरिक जो होता है वो जाके ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सी सेप का ड्यूडेनम, उसके बाद लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसे हम जीजोनम कहते हैं, और हाईली कॉइल्ड होता है इलियम। ओपनिंग ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम जो होता है वो गार्ड किया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से, और इलियम जो होते हैं वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो कंसिस्ट करता है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम को। सो सीकम की एक ब्लाइंड सेक है जिसमें जो होता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सो सीकम से जो है एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज करता है जिसे कि हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वो प्रेजेंट है क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में हमें उसकी ज़रूरत थी। इसके बाद है कि सीकम जो होता है वो ओपन करता है कॉलोन में। कॉलोन डिवाइड होता है 4 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कॉलोन। उसके बाद क्या होता है कि डिसेंडिंग पार्ट जो है वो ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम जाके खुलता है एनस में। एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल होता है एसोफेगस से रेक्टम तक वो 4 लेयर से बना होता है, सेरोसा, मस्कुलरीज, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि बना होता है थीन मीजोथेलियम से, मतलब कि इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन को हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से। मस्कुलरीज जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल से जो कि यूजुअली अरेंज्ड होता है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। और कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ रीजन्स में। उसके बाद है सब म्यूकोसल लेयर जो होता है वो फॉर्म करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि कंटेन करता है नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स को। इसके बाद जो होता है ड्यूडेनम में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसल रीजन में। इनर मोस्ट लेयर जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो है म्यूकोसा। सो म्यूकोसा जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेयर जो है ना वो इरेगुलर फोल्ड जिसे कि हम रग कहते हैं वो फॉर्म करता है स्टमक में, और इस स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो है जिसे कि हम विलाई कहते हैं वो फॉर्म करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वही विलाई जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारा न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन जिसे कि हम माइक्रोविलाई कहते हैं, और ये ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस देता है। और ये मॉडिफिकेशन जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो विलाई में जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स पाया जाता है जिसे कि हम लैक्टेल कहते हैं। और म्यूकोसल एपिथेलियम में जो है गॉबलेट सेल होता है जो कि हेल्प करता है म्यूकस प्रोड्यूस करने में, और म्यूकस क्या करता है लिब्रिकेशन में हेल्प करता है। और म्यूकोसा जो है वो स्टमक में ग्लैंड फॉर्म करता है जिसे कि हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और वही म्यूकोसा जो है विलाई के बेसिस के बीच में क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन को फॉर्म करता है। और ये चारों लेयर जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशन शो करते हैं। सो ये है उसका फिगर, आउटर लेयर सिरोसा, उसके बाद है मस्कुलरीज, उसके बाद है सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, और ये है ल्यूमेन। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्सा जो कि विलाई शो कर रहा है। ये है लैक्टियल, कैपिलरीज, आर्टरी, क्रिप्ट्स एंड वेन। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो 3 है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड की। सो सलाइवा जो होता है वो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है। पहला पैरोटिड जिसका लोकेशन होता है चीक में, उसके बाद सब मैक्सिलरी या फिर उसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर जिसका पोजीशन होता है लोअर जॉ में। उसके बाद है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का पोजीशन होता है बिलो द टंग, टंग के नीचे। ये तीनों ग्लैंड जो हैं वो बक्कल कैविटी में नहीं होते हैं, पर इसका जो सिक्रेशन होता है सलेवरी जूस का वो बक्कल कैविटी में होता है। सो ग्लैंड्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लीवर की। सो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन में, और ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे। इसमें 2 लोब पाया जाता है, और हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं ये इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। और हेपेटिक सेल्स जो होता है वो अरेंज्ड होता है कॉर्ड के फॉर्म में, और वो बनाता है हेपेटिक लॉब्यूल। उसके बाद क्या है कि हर एक लॉब्यूल जो है वो कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से जिसे कि हम ग्लेसन कैप्सूल कहते हैं
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हिपैटिक सेल्स जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, और जो बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल से, वो हिपैटिक डक्ट से पास होके चला जाता है स्टोर्ड और कंसंट्रेटेड होने के लिए एक मस्कुलर सैक में, जिसे हम गोल ब्लैडर कहते हैं। गोल ब्लैडर के डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सो हिपैटिक डक्ट लीवर से और सिस्टिक डक्ट गोल ब्लैडर से, ये दोनों मिलके फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों जो है ड्यूडेनम में कॉमनली ओपन होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये एक इंस्फिंक्टर से गार्डेड होता है, जिसे कि हम इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद तीसरा ग्लैंड जो है वो है पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज जो है वो कंपाउंड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। सो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जो कि एंजाइम कंटेन करता है। और इंडोक्राइन पोर्शन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये जो है इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। सो ये है डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, पेनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। सो ये जो है ये गोल ब्लैडर है। सो इस गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकला है इसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ये जो डक्ट है ये आ रहा है लीवर से। ये दोनों मिलके क्या बन गया, कॉमन बाइल डक्ट। और ये क्या, ये पेनक्रियाज है, और दोनों मिलके क्या बनाया, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और यहीं पे कहीं पे इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होगा। सो आई होप आपको ये फिगर अब क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है कि इससे पहले भी लिखा हुआ था कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस से। सो सबसे पहले क्या होता है कि बक्कल कैविटी में दो मेजर फंक्शन होता है। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा कि उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि उसे घोटा जा सके, मतलब कि फैसिलिटेशन ऑफ सॉलोइंग। उसके बाद है कि टीथ और टंग जो होता है वो हेल्प करता है सलाइवा मिक्स करने में और मेस्टिकेट करने में फूड में। म्यूकस जो होता है सलाइवा में वो हेल्प करता है फूड को ल्यूब्रिकेट करने में और मेस्टिकेटेड फूड को बोलस में कन्वर्ट करने में। तो वो बोलस जो है वो फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सॉलोइंग या फिर डिगलेटेशन। सो बोलस जो है वो ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस से सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कि हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो है वो ईसोफेगस से पास करता है, जाता है स्टमक में। ईसोफेगस और स्टमक में जो इंस्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जो कि कंट्रोल करता है फूड के मूवमेंट को। स्लाइवा जो सिक्रीट होता है बक्कल कैविटी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, जो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स और कुछ एंजाइम्स और सलेवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सो इसका क्या काम होता है? सो सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं अमाइलेज का। सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, ऑलमोस्ट 30% जो स्टार है उसको हाइड्रोलाइज्ड कर देता है माउथ पे। और हमारे बक्कल कैविटी का जो पीएच होता है वो होता है 6.8, जो कि उसके लिए ऑप्टिमम पीएच होता है। सो उसका रिएक्शन दिया हुआ है, स्टार्च जो है सलेवरी अमाइलेज के प्रेजेंट में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और पीएच कितना रहता है 6.8 माउथ का। तो उसके बाद फूड पहुंचता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है कि म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो मेजर 3 टाइप का सेल होता है। पहला होता है म्यूकस सेल, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। दूसरा होता है पेप्टिक या चीफ सेल, जो कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तीसरा होता है पैरेंटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl सिक्रीट करता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो एसेंशियल होता है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद क्या होता है, फिर स्टमक जो है वो स्टोर करता है खाना 4 से 5 घंटा। और ये यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो फूड से मिक्स हो जाता है, किसके थ्रू, मस्कुलर वॉल जो होता है स्टमक के, उसके चर्निंग मूवमेंट के थ्रू। सो इसके बाद क्या होता है कि प्रोएंजाइम जो पेप्सिनोजेन होता है, प्रोएंजाइम का मतलब कि पेप्सिनोजेन जब एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता उसे प्रोएंजाइम कहते हैं। सो प्रोएंजाइम क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्सपोज्ड होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। फिर पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को प्रोटीएजेस में एंड पेप्टोन्स में, मतलब कि पेप्टाइड्स में। यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोटीन का। सो स्टमक में जनरली प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। और म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लुब्रिकेशन में फूड का। और साथ में ये हाईली कंसनट्रेटेड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक वॉल को बचाता है ताकि वो एक्सकोरिएशन से और डैमेज से बच सके। सो स्टमक का जो पीएच होता है वो होता है 1.8 हाईली एसिडिक पीएच। और इन्फेंट्स में क्या होता है, रेनिन पाया जाता है और रेनिन हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। कुछ अमाउंट ऑफ लाइपेज भी पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। अब बात पहुंच चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में मोस्टली सारा डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मस्कुलरी लेयर होते हैं वो जनरेट करते हैं मूवमेंट जो कि हेल्प करता है बहुत सारे बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस से फूड को मिक्स करने में। सो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस जो होता है वो रिलीज होता है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में, और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोऑक्सी पेप्टाइजेज, अमाइलेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लेजेज। और ट्रिप्सिनोजेन जो है वो प्रो एंजाइम है, सो वो एक्टिवेट होता है इंटेरोकाइनेज से जो कि प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है, बाकी जो एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में वो उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद जो है बाइल रिलीज होता है ड्यूडेनम में। सो बाइल का सिंथेसिस करता है लीवर और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो बाइल जो है वो बाइल पिगमेंट जिसे कि हम बिलिबरिन एंड बिलिबर्डिन कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिपिड को भी रिलीज करता है, पर कोई भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता, और यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, उसे तोड़कर फैट्स को तोड़कर छोटे छोटे मेजल्स में कन्वर्ट कर देता है, और बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेज को भी। उसके बाद क्या है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम में गॉलब्लेड सेल पाया जाता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। सो म्यूकोसा का ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल का सिक्रीशन ये सारे मिला के इंटेस्टाइनल जूस जिसे कि हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं वो सिक्रीट करता है। ये जूस जो है वो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को रिलीज करता है जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज एक्सेट्रा। और म्यूकस जो रिलीज होता है बाइकार्बोनेट के साथ पैनक्रियाज से वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से, और साथ में अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है। सो इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है 7.8। एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि माउथ का था 6.8 और स्टमक का था 1.8 और इंटेस्टाइन का है 7.8, मतलब 8 सब में है। उसके बाद है ये इम्पॉर्टेंट लाइन, इसके बाद है इम्पॉर्टेंट लाइन कि सब म्यूकोसल ग्लैंड में, ये सारे ग्लैंड जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो म्यूकोसा में था, लेकिन सब म्यूकोसा में भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहा जाता है बर्नर्स ग्लैंड्स। बर्नर्स ग्लैंड भी हेल्प करता है इन प्रोसेस में। चाइम जो होता है स्टमक में, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस से मिला हुआ फूड जो होता है उसे हम चाइम कहते हैं। सो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, पेप्टोएजेस एंड पेप्टोन्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन पहुंचते हैं, और इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजेन का, कीमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म है कीमोट्रिप्सिनोजेन का, और कार्बोऑक्सी पेप्टाइजेज, ये सारे जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइज में। सो इसके बाद आती है बात कार्बोहाइड्रेट की जो कि प्रेजेंट होता है चाइम में। वो किसके द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा। किसमें, डाइसेक्राइड में। सो पॉलीसेक्राइड जो स्टार्च वगैरह हैं उसे डाइजेस्ट कर दिया जाता है डाइसेक्राइड में अमाइलेज के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि फैट को तोड़ दिया जाता है लाइपेज के द्वारा बाइल की हेल्प से मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में। सो यहाँ देख सकते हैं फैट जो है वो लाइपेज के प्रेजेंस में डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो गया और फिर मोनोसेक्राइड्स में। उसके बाद क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो फूड में प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियजेस जो कि पैनक्रियाटिक जूस है उसके द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। सो ये रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। सो इससे पहला वाला जितना भी कन्वर्जन था वो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद जो डाइजेशन होगा वो सक्कस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा किया जाएगा, जो कि उसका फाइनल डाइजेशन होगा और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि डाइपेप्टाइज जो है वो डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज जो है माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज जो है सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंट में न्यूक्लियोसाइड्स, उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में शुगर प्लस बेसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स थे वो लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे उसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। सो ये सारा रिएक्शन जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हुआ। सो ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? जीजेनम एंड इलियम रीजन में, और इलियम रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो अब पास हो जाएगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। सो आगे की स्टोरी है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फंक्शंस होते हैं वो होता है कुछ वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो म्यूकस को रिलीज़ करता है ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे लुब्रिकेट किया जा सके, ताकि उसे पास करना रेक्टम से ईजी हो। सो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को हम लोग फीसेस कहते हैं, और हम लोग अपनी भाषा में इसे पॉटी कहते हैं। सो ये जो है सीकम में आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के, किसके थ्रू? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। सो मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी। सो हम लोग पढ़े इंस्फिंक्टर और वाल्व। सो दोनों में क्या डिफरेंस है? वाल्व जो होता है ना वो हमेशा बैक फ्लो होने से बचाता है। मतलब कि अगर एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन जो इंस्फिंक्टर होता है उसमें दोनों पाथवे होता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फूड हम लोग अंदर ले रहे हैं और वो बाहर भी चला जाता है। सो वहाँ पे कौन सा इंस्फिंक्टर होता है? सो वहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। सो ये डिफरेंस होता है वाल्व और इंस्फिंक्टर का। जैसे कि हार्ट में वाल्व होता है जो कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। सो बिल्कुल उसी तरीके से वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में आता है, और वो इलियोसिकल वाल्व क्या करता है? बैक फ्लो से बचाता है फीकल मैटर को। सो ये टेम्प्रोरी जो है वो स्टोर होता है रेक्टम में जब तक इसका डिफेसिएशन ना हो जाए। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल होता है ताकि वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए डिफरेंट पार्ट्स में, और हमें स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड से ओरल कैविटी जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और सिक्रीट कर देता है सलाइवा, और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी वैसे ही स्टिमुलेटेड हो जाती है न्यूरल सिग्नल से। मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का वो मॉडरेटेड होता है किससे? दोनों ही लोकल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, ये किसके द्वारा होता है? लोकल हार्मोन्स के द्वारा, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। इसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सो फूड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी जो होता है वो एक्सप्रेस होता है हीट के फॉर्म में। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ सारा एनर्जी क्या है? हीट है। सो इसमें यहाँ पे बस याद रखने वाली ये बात है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का वैल्यू इसे रट लेना है। सो ये कैसे होता है? सो ये होता है एक्टिवली, पैसिवली और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड्स, आयन जो होते हैं सो वो जनरली सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जो है वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं किसी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी हमें। वेरियस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयंस, ये सारे एब्जॉर्ब्ड होते हैं एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू। सो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं ब्लड में। स्मॉल ड्रॉपलेट जिसे कि हम मीजल्स कहते हैं वो बनता है और फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये रिफॉर्म होता है और बनता है स्मॉल
प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिसे कि हम चाइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। सो चाइलोमाइक्रोन्स कैसा होता है कि अंदर में जो है ये फैट है और इसका जो लेयर होता है, कोटिंग होता है, जैसे मान लेते हैं इसका कोटिंग जो होता है ये प्रोटीन का होता है। सो ये हो गया चाइलोमाइक्रोन्स। चाइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिम्फ वेसल्स में, मतलब कि लैक्टियल्स में, विलाई में, और ये लिम्फ वेसल जो है वो अल्टीमेटली रिलीज़ कर देता है एब्जॉर्ब सब्सटेंस को, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। सो यहाँ पे फैट का भी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है, जैसे कि माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, जबकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये समरी एब्जॉर्प्शन का डिफरेंट रीजन्स में, माउथ में जो होता है वो कुछ ड्रग्स होते हैं, और स्टमक में वाटर, कुछ सिंपल शुगर्स, अल्कोहल जो है ये सब स्टमक में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, उसका डाइजेशन जो होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाता है म्यूकोसा में, फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर, मिनरल्स थोड़े से और ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। सो जितने भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फाइनली टिश्यू में पहुंच जाते हैं और टिश्यू इसे यूज़ करता है अपने एक्टिविटीज़ के लिए, जिसे कि हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जितने भी डाइजेस्टिव वेस्ट थे बचे हुए वो सॉलिडिफाई करके क्या बना लेता है, फीसेस बना लेता है, जो कि रेक्टम में रहता है कुछ टाइम टेम्पोरली। उसके बाद न्यूरल रिफ्लेक्स होने के बाद ऐसा अर्ज आता है उसे रिमूव करने का, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पॉटी लगता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जितने भी फीसेस थे वो उसका इजेशन हो जाता है आउटसाइड द एनाल ओपनिंग, जिसे कि हम डिफेसिएशन कहते हैं। और ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, इसका रिमूवल हो जाता है फीसेस का। सो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बहुत बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो है वो इन्फ्लेमेशन होता है, और ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सब की वजह से भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस होता है। सो उसके बाद जो डिसऑर्डर है वो जॉन्डिस जो है उसमें लीवर जो है वो लीवर अफेक्टेड हो जाता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट होता है ना वो स्किन और आइज़ वगैरह में डिपॉजिट होने लगता है। हमारा जो लीवर है ना वो एक्चुअली में किचन ऑफ द बॉडी है, जितना भी फूड प्रोसेसिंग वगैरह वाला काम होता है ना वो लीवर में ही होता है। सो जब लीवर अफेक्टेड हो जाता है ना तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइट फूड वगैरह खाने के लिए, ताकि लीवर पे कम वर्कलोड पड़े और वो जल्दी से रिकवर कर जाए। के बाद है वोमिटिंग में क्या होता है कि हमारे बहुत कॉमन है, हम लोग सबके साथ हुआ है। सो हमारे स्टमक में जितना भी फूड रहता है वो इजेक्ट हो जाता है, उसे हम वोमिटिंग कहते हैं। वोमिट जो है वोमिट सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है उसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, और ये पहले नॉजिएटेड फील होता है, उसके बाद वोमिटिंग होता है। उसके बाद है डायरिया क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है इसमें बॉवल का, और हमारे जो स्टूल है उसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये जो है ना एब्जॉर्प्शन फूड का बहुत घटा देता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि बॉवल मूवमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, फीसेस जो होता है वो हार्ड हो जाता है, उसमें वाटर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। सो इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उसके बाद इंडाइजेशन जो होता है वो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग, एंजाइटी, ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा ली, फिर एंजाइम सही से वर्क नहीं कर रहा हो तब भी फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और हमें फील होता है कि हमारा पेट एकदम भरा भरा सा है। सो ये सारे जो थे वो डिसऑर्डर्स थे किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। सो इस वाले टॉपिक को मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ हैंड रिटन नोट्स के साथ। सो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ देख लीजिए उसे।